हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। एंड आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट। मतलब जो जिससे स्ट्रक्चर बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, मशरूम हो, एंड छिपकली हो, हाथी हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे जो मर्जी ऑर्गेनिज्म है, वो किस चीज से बना है? सेल से बना हुआ है। स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट से क्या समझते हो? कई बार यही सवाल आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल को हम फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट यानी कि जो बेसिक काम होते हैं, सारे हमारी सारी बॉडी में जितने काम हो रहे हैं, उसका जो बेसिक है, जो हो रहे हैं अल्टीमेटली, वो सेल्स में हो रहे हैं। हर सेल में वही काम हो रहा है रिपीटेडली। हमारी बॉडी, अगर हम किसी जानवर से, जैसे मैं कहूँ छिपकली और हम लोग तो छिपकली से बहुत बड़े हैं, तो छिपकली के सेल और हमारे सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। हमारे और छिपकली के सेल के नंबर्स में डिफरेंस है। कितने नंबर? उसके पास कम सेल है, हमारे पास ज्यादा सेल है। देखो किससे रिलेट किया, हम ह्यूमन बीइंग्स के तो आइडेंटिकल हैं। ऑर्गेनिजम्स के सेल आइडेंटिकल होते हैं डिपेंडिंग के वो कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, एनिमल है कि प्लांट है। करेक्ट। प्रोकैरियोटिक हुआ वो एक अलग तरह के सेल में उसका क्लासिफिकेशन होगा, जो किंगडम मोनेरा में आता है, जिसमें से बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। एंड हम हो, चाहे मैं हूं, चाहे काऊ है, चाहे कोई प्लांट है, मैंगो ट्री है, बनाना ट्री है, सबके सेल यूकैरियोटिक हैं। लेकिन फिर एक डिफरेंस आ जाता है, यूकैरियोटिक में एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। एनिमल सेल एक जैसे होते हैं, प्लांट सेल्स एक जैसे होते हैं। अब वो एक जैसे होते हैं, उसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, एलैबोरेट कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से आएंगे मैंने बताया आपको, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डिफरेंस भी जानेंगे। एंड आज की इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर की, सेल थ्योरी किन्होंने प्रपोज की, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले सेल कब डिस्कवर हुआ, वो भी बात करेंगे हम लोग। एंड लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहले, वो भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल की। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन से मिलके सेल बना हुआ है। वो कंपोनेंट्स होते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल हैं। फिर इससे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज की। आज के लिए कंपोनेंट्स ही। तो ये एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि हम क्लास में क्या करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एक एक करके इन सारी चीजों की, क्या क्या हम करने वाले हैं। नो डाउट अपने आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो आप, वो सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक दिखाई नहीं देते आपको। इस लेसन के एंड में हम बात करेंगे सेल के बारे में और इसकी डिस्कवरी के बारे में। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करेंगे। सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे एंड फंक्शंस किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की, न्यूक्लियस की एंड साइटोप्लाज्म की, जो कि क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल हैं। इसको डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा मैं तुम्हारे को ना इसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी, एक्टिविटी करके दिखाऊंगी वीडियो के थ्रू। अभी आप लोग लैब नहीं जा पा रहे हो तो वीडियो की एक्टिविटी से ही हम लोग काम चला लेंगे। नाउ, जैसे मैंने कहा कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं। एक अनियन लिया, जो लैब में भी आप लोग करोगे, स्कूल जाओगे तो, उसका एक पील निकाला, पानी में उसको वॉच ग्लास में पानी में डाला, सो दैट कि वो सूख ना जाए, सेल ड्राई ना हो जाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड हम लोगों ने उसको एक स्लाइड पे रखा, वाटर में ही रखा। ऊपर से क्या डालेंगे, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालेंगे। किस लिए डालेंगे, सो दैट कि ये स्टेन हो जाए, कलर हो जाए, अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंट होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। ये टेम्परेरी स्लाइड है। मैं एक और तरीका बताऊंगी आपको ऐसे स्लाइड बनाने का जरूर, और उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। जब आप ये स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये क्या है, ये अनियन पील के सेल्स हैं, देख रहे हो।
सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, प्लांट सेल है ये, इसलिए देखो न्यूक्लियस जो है ना किनारे में घुसा हुआ है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस लास्ट में होता है, और ये होलो जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, ये क्या है? वैक्यूल। सारे ही सेल देखो एक जैसे लग रहे हैं देखने में, ठीक है। और मैंने बताया मैं तुम्हारे को ये स्लाइड बनाने का एक तरीका और बताऊंगी, वो आप लोग और सुन लो। उसमें हम क्या करते हैं, अनियन पील लेते हैं, उसको वॉच ग्लास में रखते हैं पानी में, सो दैट के सेल्स श्रिंक ना हो जाए, सूख ना जाए। और हम लोग वॉच ग्लास में क्या डालते हैं, सेफ्रोनिन सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने आयोडीन सॉल्यूशन से देखा, ट्राई किया। सेफ्रोनिन सॉल्यूशन स्टेन करने के लिए होता है प्लांट सेल्स को, हम लोग उसको स्टेन करते हैं और उसको थोड़ी सी देर में सॉल्यूशन में से निकाल के वॉश कर लेंगे वाटर में, ताकि एक्स्ट्रा स्टेन निकल जाए, एकदम सारा लाल लाल सेल ना नजर आए। वॉश करने के बाद स्लाइड पे क्या डालेंगे, एक ड्रॉप ग्लिसरीन, सो दैट के सेल सूखे ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्लिसरीन क्यों डाली, सेफ्रोनिन सॉल्यूशन क्यों डाला, कौन सा स्टेन यूज किया था स्टेन करने के लिए, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए बता रही हूं मैं। अब स्लाइड पे हमने क्या रखा, 1 ड्रॉप ग्लिसरीन, और धीरे से ट्रांसफर कर दिया अनियन पील को उसके ऊपर, कवर स्लिप लगाई और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया, यही सेल नजर आएगा। सो ये एक एक्टिविटी अभी अभी मैंने आपको दिखाई। इसी तरह से दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, सिर्फ हमने अंतर क्या किया उसमें, हमने स्टेन क्या लिया, सेफ्रोनिन सॉल्यूशन लिया, और उसको मॉइस्ट रखने के लिए स्लाइड पे क्या डाला, ग्लिसरीन डाला। सेल सारे एक जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, सिमिलर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, क्योंकि हमने अनियन लिया, प्लांट सेल। अब डिस्कवरी कर लेते हैं। सबसे पहला सेल का डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने क्रूड से माइक्रोस्कोप से उन्होंने कॉर्क के सेल को देखा। कॉर्क ड्राई सेल्स, डेड सेल्स थे, और उन्हें वो कंपार्टमेंट जैसे नजर आए। उन्हें लगा ये तो कमरे की तरह एक जैसे हैं, तो कंपार्टमेंट्स को सेल कहा जाता है, तो वहां उन्होंने उसका नाम दिया सेल, कमरों को, ठीक है, एक तरह से कमरे जैसे थे। तो रॉबर्ट हुक थे सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। कंपार्टमेंट्स जैसे दिखते थे, और वो थे डेड सेल, ड्राई सेल। सबसे पहला लिविंग सेल 1674 में, देखो 1665 में डेड सेल, लिवॉन हुक में उन्होंने क्या किया, लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया, जो जिंदा सेल है उसको डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर में से। नोटेबल साइंटिस्ट कौन है, जरूरी है बच्चों ये एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। नोटेबल साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन 1831 में सेल में न्यूक्लियस का आविष्कार इन्होंने किया, कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। परकिंजे ने क्या किया, 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटो इज लिविंग, प्लाज्म इज लिक्विड, लिविंग लिक्विड। जब सारा का सारा लिक्विड है ना सेल का, चाहे वो साइटोप्लाज्म मतलब सेल का, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म इज लिक्विड, सेल का लिक्विड। एक मुर्गी के अंडे को देखो, याद आ जाएगा, जो व्हाइट पार्ट है ना वो साइटोप्लाज्म है, जो येलो पार्ट है वो न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर येलो कलर का जो लिक्विड है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का लिक्विड, साइटोप्लाज्म सेल का लिक्विड, दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। अलग अलग करा जाए तो व्हाइट वाले को साइटोप्लाज्म, येलो वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ सेल थ्योरी किन्होंने प्रपोज की, स्केलेटन एंड सेक्मोन ने 1838 और 1839 में उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इन्होंने बताया यहाँ से जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स बने हैं वो सेल से बने हैं। वर्चो ने क्या किया, 1855 में सेल थ्योरी को फर्दर और आगे एक्सपेंड किया। देखो कितने साल हो चुके हैं, 1665 से शुरू हुए हम 1885 तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो लिविंग सेल्स हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, अचानक से कहीं से नहीं टपक पड़ते। पहले कोई लिविंग है, लिविंग सेल में से ही सेल बनेंगे। अब बात आई ऑर्गेनिजम्स की, यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं हम, प्रोकैरियोटिक्स की नहीं कर रहे। यूकैरियोटिक सेल में सेल के नंबर के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब है बहुत सारे, यूनि का मतलब है वन, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है।
ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, हम मल्टी सेलुलर है, बिल्ली मल्टी सेलुलर है, काऊ मल्टी सेलुलर है, मैंगो ट्री मल्टी सेलुलर है, एप्पल ट्री मल्टी सेलुलर है ना, बहुत सारे सेल से जो बने हुए हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आ रहे हैं। इजी हो रही है चीजें। आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये इजी बातें क्यों बता रही है? सारी चीजें जरूरी हैं, फंडामेंटल्स जरूरी हैं। अब हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बच्चों देखो, जैसे हमारे हार्ट के सेल है, इनका अपना काम है। हमारे इसके बाद हमारे पास ये स्टमक है, स्टमक के सेल्स हैं, इनका अपना काम है। ये अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हार्ट के सेल्स हैं, वो पंपिंग करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो कोई भी सेल आएगा इस तरह का दिखता है। ये सेल दिख रहा है, प्लांट सेल है बच्चों। ये देखो, इसमें क्या है? प्लास्टिड्स हैं, बीच में बड़ा सा वैक्यूल है, न्यूक्लियस साइड में गया हुआ है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो इसमें सेल वाले न्यूक्लियस में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक मिनट इसको कर, सेल वाले न्यूक्लियस में जो जो चीजें प्रेजेंट होती हैं वो सारी होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज मतलब वो सब काम कर रही हैं, फंक्शंस हैं उनकी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। नया सेल बनाना एंड मतलब हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम है। आज नहीं बताऊंगी, ऑर्गेनेली वाले दिन बताऊंगी। ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। आज वाली क्लास में मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में ही बताने वाली हूँ। एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब हम सेल की बात करते हैं तो इसके बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग है ये, ठीक है। ये एक्चुअल में पूरा सेल है, सेल का हिस्सा काट करके दिखा रखा है बीच में से। ये इस तरह की, ये बाहर ये जो आपको पर्पल, ये इस तरह की ये वाली कवरिंग जो नजर आ रही है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका काम क्या है? सारे सेल को इसने कवर करके रखा हुआ है, घेरा हुआ है, अंदर वाली चीजों को समेट के रखा हुआ है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, इससे अंदर, सेल के अंदर और बाहर सारी एक्टिविटीज को कांटेक्ट में भी रखती है, और बेकार की चीजें जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है उनको दूरी बनाए रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक तरह से दरबान का काम हो गया, बचा के रखने का। आउटर मोस्ट कवरिंग है ये, एंड सेल को आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट से सेपरेट रखने का काम करती है। बनी हुई किस चीज से है? ये देखो, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये क्या है मेरे बच्चों? ये लिपिड बाइलेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड से एंड प्रोटीन से। बेसिक स्ट्रक्चर इसका लिपिड्स का है, इसके बीच में प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम करते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे है। लिपिड बाइलेयर, देखो ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये एक सर नजर आ रहा है गोला सा, नीचे इसकी पूंछ से नजर आ रही है। लिपिड का एक मॉलिक्यूल है, ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है। इस लिपिड के मॉलिक्यूल की खासियत क्या है? इसके दो एंड्स होते हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। लायो इज लिक्विड, फिलिक इज लविंग। लायो इज लिक्विड, फोबिक इज हीटिंग। ये जो हेड वाला पार्ट है ना बाहर, ये लायोफिलिक है, इसको लिक्विड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मजे से रहता है लिक्विड के साथ, इसीलिए बाहर घूम रहा है। और ये जो टेल पार्ट है ना, एंड पार्ट है, ये लायोफोबिक है, ये लिक्विड से दूर भागने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अपने आप को इसने अंदर की तरफ रखा है। ये देखो, यहाँ पे भी लायोफिलिक बाहर की तरफ, लायोफोबिक अंदर की तरफ। ये सैंडविच की तरह हो गया बीच में, है ना, इधर और इधर दो लेयर्स हो गए, इसीलिए इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर। और इन लिपिड्स के मॉलिक्यूल देखो, ये गोल गोल मॉलिक्यूल है, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैप रहती है, पोरस होता है, छोटे छिद्र हैं, तो छोटे पार्टिकल्स इसमें से पार हो जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स इसमें से पार नहीं हो पाते, इसीलिए इसको बोला गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधी अधूरी, परमिएबल इजाजत देने वाली। इस मेम्ब्रेन के आर पार सब्सटेंसेस जा सकते हैं, सब नहीं। आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, वाटर एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन सब कुछ इस मेम्ब्रेन के आर पार नहीं होगा।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, जिससे कि ये सेल के अंदर के कंपोनेंट से बाकी के बाहर की चीजों को अलग रखते। काम की चीज आने दो, काम की चीज आ जाएगी। नाउ यहाँ पे दो मेजर प्रोसेसेस जो सेल मेम्ब्रेन के आसपास, मैंने कहा ना अंदर आना जाना, दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। दोनों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। हायर कंसंट्रेशन के रीजन से पार्टिकल मूव करके लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगा। जैसे ही एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ परफ्यूम छिड़क दूं इस कमरे में, इस कोने में खड़ी होकर के, तो परफ्यूम की खुशबू दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। जब तुम्हारी क्लास में टीचर एंटर करते हैं और उन्होंने परफ्यूम लगा रखा होता है तो आप तक खुशबू आ जाती है ना। कैसे आती है? परफ्यूम के पार्टिकल्स जो वो डिफ्यूज हो गए हैं एयर पार्टिकल्स के साथ। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, डिफ्यूजन। गैसेस का आपस में एक्सचेंज आसानी से डिफ्यूजन से हो जाता है, स्पॉन्टेनियस है, इसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होता रहता है डिफ्यूजन। ठीक है, आपस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, तो बहुत सारी गैसेस का एक्सचेंज, देखो ये अपने आप जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें से पार हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, डिफ्यूजन से। यही डिफ्यूजन में अगर मैं बात करूं, एयर पार्टिकल्स ठीक है, गैसेस पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं सेल के बीच में, लेकिन मैं अगर बात कर रही हूं, यहाँ पे बात कर रही हूं एक खास तरह के डिफ्यूजन की। वो खास तरह का डिफ्यूजन है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन इसमें भी हो रहा है, ऑस्मोसिस में, ध्यान देना, लेकिन बहुत ध्यान देना इस बात पे। हमेशा मैं जब ऑस्मोसिस की बात करती हूँ तो बच्चों को बहुत ध्यान देते हूँ। देखो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं पार्टिकल्स, लेकिन बीच में क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ही है। ठीक है, इसको ही डिस्कस करने वाली हूं मैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखो इस वाले मॉलिक्यूल इसमें यहां दिखा रखा है, इसको कैसे दिखा रखा है? ये वाला जो बीकर के बीच में है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा रखी है। वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है इसमें, ध्यान देना, मैं फिर से बता रही हूं। ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। कहां पे? हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मतलब कई बार बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन क्या है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी है नमक वाला, एक गिलास में पानी है प्लेन। तो अब देखो, जिस गिलास में नमक वाला पानी है उसमें और इसमें, दोनों में अंतर क्या हुआ? एक में सिर्फ पानी है यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, दूसरे में सॉल्यूट भी डिसॉल्व हो गया है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है बिकॉज उसमें सॉल्यूट भी है, नमक भी है। तो यहां अगर मैं इसकी बात करूं, बीकर में इस साइड मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लेन वाटर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस साइड सॉल्टी वाटर है, तो ये हो गया हाई कंसंट्रेशन वाटर रीजन, ये हो गया लो कंसंट्रेशन वाटर रीजन। एग्जैक्टली सॉल्टी वाटर, नमक है इसके अंदर पानी के अलावा। तो यहां से पानी का मूवमेंट कहां होगा? नमक वाले की तरफ होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पानी का मूवमेंट होता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। उधर से इस तरफ पानी नहीं आएगा। दैट इज इट। सेमी परमिएबल किसके लिए है? सॉल्यूट्स के लिए, और पानी का मूवमेंट हो जाता है, इसीलिए ऑस्मोसिस होता है। अब जो सॉल्यूशंस होते हैं कितने तरह के हो सकते हैं, देखो ये भी समझने वाली बात है, इसमें भी बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेल की और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है? बीच में। किसके बीच में आ रखी है? सेल। मान लो ये वाला एरिया है सेल और ये वाला है सेल के बाहर वाला, बीच में कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल को कौन से सॉल्यूशन में डाला है? सेल के अंदर लिक्विड है, बिल्कुल, उसमें वाटर भी है, बिल्कुल है। सेल के बाहर वाला जो सॉल्यूशन है उसमें सेल के मुकाबले पानी ज्यादा है या कम है, ये देखना है। अगर बाहर वाले लिक्विड में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या हो गया? हाइपोटोनिक, यानी कि उसमें सोल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है। हाइपोटोनिक, सोल्यूट कम, वाटर ज्यादा। अब वाटर ज्यादा है तो पानी कहां से मूव करेगा? देखो ये इधर था सेल, ठीक है, यहां ले लेते हैं, मान लो ये हो गया हमारा बाहर वाला हिस्सा, ये हो गया सेल के अंदर वाला हिस्सा। हम ये कह रहे हैं कि सेल के बाहर वाले हिस्से में
पानी ज्यादा है सेल के अंदर वाले हिस्से से, तो पानी कहां मूव करेगा? सेल के अंदर। क्या हो जाएगा? एंडोस्मोसिस, मतलब सेल के अंदर पानी जा रहा है। किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अगर हाइपरटोनिक है, अगर मैं बात करूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, इसका मतलब ये है कि सेल के बाहर वाला, इसी को लेके चलते हैं, सेल के बाहर वाला जो हिस्सा है ये हाइपरटोनिक यानी सोल्यूट ज्यादा है, मतलब पानी कम है। सोल्यूट ज्यादा हुआ तो पानी कम हुआ। इस वाले हिस्से में पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है। तो जहां ज्यादा पानी है वहीं से तो मूवमेंट होगा, फिर सेल से बाहर की तरफ पानी आने लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खीरे पे नमक छिड़क दें, तो खीरे के सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम हो गया, नमक हो गया, तो खीरे में से, कुकुम्बर में से पानी सेल में से बाहर आने लग जाता है, इसीलिए वो लचीला हो जाता है ना? समझ में आ रही है? एंड तीसरा सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, आइसो मतलब सेम, अब इधर भी उतना ही पानी है, इधर भी उतना ही पानी है। अब एक मॉलिक्यूल अगर इधर आएगा तो एक मॉलिक्यूल इधर से इधर चला जाएगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगी। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस ना तो एंड हुआ ना एक्स हुआ, दोनों बराबर हो गए, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। तो सेल की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक ऑस्मोसिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर हाइपोटोनिक है, ये पिंक कलर से जो बता रखा है, कंसंट्रेशन सोल्यूट ज्यादा है, पानी यहाँ ज्यादा है, यहां से पानी मूव करेगा पिंक वाले की तरफ। फिर से समझना, देखो पूरा का पूरा लाइट पिंक हो गया क्योंकि पानी इधर मूव कर रहा है। और इसमें क्या करेगा? सेल फूल जाएगा बिकॉज उसके अंदर पानी जा रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है। अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो उल्टा काम हो जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ पानी आना शुरू हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा सेल। वही तो कुकुम्बर लचर पचर क्यों हो जाता है? आइसोटोनिक तो सेम है भाई, उतना ही सेल के अंदर उतना ही सेल के बाहर। इस वाले टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये ऑस्मोसिस एक मेजर फैक्टर है जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो वहां ऑस्मोसिस 100% आएगा ही आएगा। अगर और कोई आपको इसके बारे में बात करनी है तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें और भी बात करनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी, खाना पीना, इसी से मूवमेंट होता है। ये रूट हेयर है बच्चों, रूट हेयर से पानी जो मूव कर रहा है प्लांट में, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा। किसी भी सेल के अंदर पानी जाएगा उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होके आना पड़ेगा। एंड यस, न्यूट्रिशंस का भी एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। कहने का मतलब है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। वाटर का एक्सचेंज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थ्रू होता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, नरम है, तो सेल को टूटने से बचा लेती है। ये देखो आ गया लिपिड का मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है। एंड यस, ये क्या है? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो ग्रीन कलर के दिखाए हैं ना, मैंने कहा था बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको देखना जरा, ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी अभी ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसमें से घुस के गया, यहां से नहीं जा सकता था, तो ये मदद करते हैं उनको एंटर करने में। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेट करते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर आने जाने में। अब आ जाती है बात सेल वॉल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम खत्म कर चुके हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है एंड इसकी वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें, सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है बाहर की तरफ। ये शेप को रिजिड रखता है, मजबूत बनाए रखता है। सेलुलोज का बना हुआ है, ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है सेलुलोज का, जिससे बना हुआ होता है। सेल की रिजिडिटी को कमजोर नहीं होने देता, मजबूत टफ शेप में रखता है, खास तौर पे प्लाज्मोलिसिस के दौरान। मतलब प्लाज्मोलिसिस अगर बाकियों में सेल में ऑस्मोसिस होगा, बहुत हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो श्रिंक हो जाएंगे, मर जाएंगे। एंड हाइपो में डाल दिया तो फूल जाएगा, हाइपर में डाल दिया तो श्रिंक हो जाएंगे। लेकिन उन सब चीजों से प्लांट सेल जो होता है मरता नहीं है, बचा लेता है, उसको फटेगा नहीं है। एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स को आप डाल दो सॉल्ट सॉल्यूशन में, फट जाएंगे, सेल्स खराब हो जाएंगे। प्लांट सेल्स सिकुड़ जाएंगे, फिर फैल जाएंगे, पानी मिलेगा, फिर फैल जाएंगे, पानी जाएगा, सिकुड़ जाएंगे, वो उसको बचा के रखता है।
रिजिडिटी देती है, ठीक है। एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस में फटने नहीं देता, फूल करके फटने नहीं देता, बाकी फट जाते हैं सेल्स, एनिमल सेल्स। ये सेल वॉल का मेजर फंक्शन हो जाता है, प्रेशर को कंट्रोल करने का। दीवार है भाई, सेल वॉल बोला ना, दीवार है तो दीवार की तरह ही काम करेगी ना, मजबूती देती है उसको, रिजिडिटी देती है। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस और इसके फंक्शंस की। न्यूक्लियस ही तो है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पे तुम देखोगे ना, ये छोटे छोटे, ये यहाँ पे देखो पर्पल कलर का न्यूक्लियस होती है, डबल मेम्ब्रेन, 1-2 मेम्ब्रेन्स है इसमें। तो जहाँ जगह जगह पे ये मेम्ब्रेन्स फ्यूज हो रही हैं, चिपक जा रही है, देखो यहाँ पे फ्यूज हो गई, फिर जाकर के यहाँ पे भी फ्यूज हो गई, और यहाँ पे भी फ्यूज हो रखी है। तो ये पोर्स जहाँ पे फ्यूज हो गई, टकरा गई हैं दोनों मेम्ब्रेन्स, वहाँ पोर्स बन गए छोटे छोटे। इन पोर्स से मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यहाँ देखो हर जगह पोर्स दिख रहे हैं, पर्पल कलर के ऊपर भी दिख रहे हैं, ये रहा पोर, एक पोर ये रहा, दिखाई दे रहे हैं ये सारे। ये पोर्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम करते हैं। न्यूक्लियस ही तो है, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को। यहाँ पे पहले पोर्स की ही बात कर लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियर पोर, ये देखो 2 लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, 1 मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल की मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था, सेलुलर साइटोप्लाज्म, सॉरी सेलुलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये 2 आ रही थी, आकर के यहाँ फ्यूज हो गई तो क्या बन गया, पोर बन गया। इस पोर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता रहता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स एक तरह से क्या है, स्टोरेज डाटा, आपका डाटा जहां स्टोर होता है ना आपके कंप्यूटर्स में, हमारा डाटा यहाँ क्रोमोसोम्स में स्टोर है। हमारा मतलब हमारी आदतें, हमारे आने वाली जनरेशन्स की आदतें यहीं से तो ट्रांसफर होते हैं। हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, हम उनके जैसी हमारी हैबिट्स होती है। हम क्यों अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, ये क्रोमोसोम, इसमें से ही आई हैं वो आदतें, जेनेटिकली हेरिडिटिकली हमारे तरफ पहुंची हैं। एंड ये क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए का नाम सुना है तुमने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यस डीएनए। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है गैमेट्स के थ्रू। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है फैला हुआ। फिर जब सेल डिवीजन के टाइम पे आ जाता है तो ऐसे कंडेंस होकर के ये क्रोमोसोम्स का शेप ले लेता है, क्रोमोसोम्स का शेप ले लेता है। ये मैं जब माइटोसिस मियोसिस कराऊंगी तब इसको डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देखो ये डीएनए देखा आपने, इसको तो बिल्कुल पहचानते हो। क्रोमोसोम में एक मतलब बहुत लंबे डीएनए को सिकोड़ दे तो क्रोमोसोम बनता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यस, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करूंगी तो मैं डीएनए को भी बताऊंगी। ये देखो ये थ्रेड लाइक होता है, डीएनए आकर के इकट्ठा हो गया है, क्रोमोसोम बन गया है। न्यूक्लियस में देखो, हाँ यही मैंने सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि जैसे किंगडम मोनेरा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है। प्रॉपरली न्यूक्लियस इसमें बना हुआ नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। प्रो मतलब फॉल्स, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होते हैं। जैसा न्यूक्लियस अभी मैंने दिखाया आपको, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वो होते हैं यूकैरियोट्स। यहाँ ये आपको बैक्टीरिया का सेल दिखाया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल का। कई बार 3 नंबर का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का भी डिफरेंस आ जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन के में बहुत योगदान। यस, मैंने बताया ना जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम्स बनते हैं और वो डिवाइड हो जाता है। देखो ये इस तरह से एक सेल से 2 सेल बने, सेम कॉपी एक सेल की दूसरे सेल में। पहले सेल कंप्लीटली अपने आप को डबल करता है अंदर ही अंदर, फिर वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहले डबल करता है फिर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। सेलुलर एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एंड अपना जो लास्ट कंपोनेंट है वो क्या है,
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, जैसे मैंने मुर्गी का अंडा बोला, व्हाइट पार्ट जो है ये देखो, ये व्हाइट पार्ट ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो मार्क हो रही है ये क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं। साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट है जिसमें सेलुलर ये ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड होती हैं, और इनको काम करने का, मटेरियल्स को ट्रांसफर होने का मीडियम मिलता है साइटोप्लाज्म के थ्रू। साइटोप्लाज्म का यही काम है, सेल को लिक्विड बनाए रखता है एंड जितने भी मटेरियल्स का ट्रांसफर है उसके लिए मीडियम बना के रखता है। सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो काम करेंगी वो उसमें एम्बेडेड होती हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में जाना। हमने जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या उसका फंक्शन है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्या उसका फंक्शन है, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, सेल वॉल के बारे में भी हमने बात की, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मेजर फंक्शन जो कि है जिसके थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन, एंड स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन दैट इज ऑस्मोसिस। इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में कहीं पे भी नहीं आता है तो कमेंट्स जरूर देना मुझे, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे या तो वीडियो बना करके, या अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। लेकिन कमेंट जरूर करना, पढ़ते रहना है। कहीं पे भी जरा सा भी डाउट अगर आपको आता है तो उसको दिमाग में लेके आगे नहीं बढ़ना, डाउट को साथ के साथ क्लियर करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर डाउट क्लियर करने के लिए, अपनी पूरी कोशिश करती रहूंगी कि मेरे बच्चों के दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे और उस डाउट के साथ वो आगे ना चले, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना, बेझिझक होकर के सवाल पूछना। कहीं आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड अदरवाइज मैं आप लोगों को सारी वीडियोस धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर ही रही हूँ। जस्ट वेट करते रहिए, मेरी क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी एंड प्रीमियर आपको होता रहेगा। प्रीमियर ज्वाइन करो सो दैट के आप वहीं के वहीं लाइव चैट में मेरे साथ डाउट क्लियर कर सको। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करती हूँ। खूब सारा पढ़ो बच्चों, खूब सारा शेयर करो वीडियोस को, जिससे कि आपकी तरह बाकी बच्चे भी इनको इतनी ही अच्छी तरीके से समझ पाएं। एंड अगेन बोलती हूँ, सिर्फ वीडियो नहीं, वीडियो के साथ आपका पेन और कॉपी जरूर होने चाहिए। आप जितना अपने पेन से और कॉपी से काम करोगे उतना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तुम लोगों को मैं ऑर्गेनेलीज के साथ। सेल ऑर्गेनेलीज को डिफाइन करेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन इसको परफेक्ट कर लो। गुड बाय बच्चे लोग, टाटा।